हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है भू आकृतिक विभाजन। किसका? भारत का भू आकृतिक विभाजन, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने हिमालय का विभाजन तो पढ़ लिया था। इसके अंतर्गत हमने पहले भारत को 5 भागों में बांटा था, जिसके अंतर्गत पहला भाग था उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हमने हिमालय का अध्ययन किया था। उसके बाद दूसरा भाग था उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा भाग था दक्षिण के पठार, चौथा भाग था तटवर्तीय मैदान और पांचवा भाग था द्वीपीय प्रदेश। तो इस आधार पर हमने भारत को भू आकृतिक रूप में विभाजित किया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र का विभाजन, जिसके अंतर्गत हिमालय का अध्ययन किया था और हिमालय को भौतिक आधार पर और प्रादेशिक आधार पर विभाजित करके उसका अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम उसके दूसरे पार्ट, जिसे क्या बोलते हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान, क्या बोलते हैं, दूसरा भाग क्या हो जाएगा? दूसरे भाग में हमने जो इसे विभाजित किया था वो था उत्तर भारत के विशाल मैदान। क्या था दूसरा भाग? उत्तर भारत के विशाल मैदान। तो इसका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने जब भारत की स्थिति बता रहा था उस समय भारत का नक्शा बताया था। यह हमारा भारत का नक्शा था। इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये हिमालय पर्वत का क्षेत्र है। यहाँ पर हिमालय पर्वत है जो कि कई श्रेणियों में विभक्त है। जैसे कि सबसे ऊपर का क्षेत्र यहाँ पर जो क्षेत्र था वो ट्रांस हिमालय का था, फिर यहाँ पर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और ये दक्षिण वाला शिवालिक का क्षेत्र था। तो इन पर्वतों से अर्थात इस हिमालय से बहुत सारी नदियां नीचे उतरती हैं। नदियां नीचे उतरती हैं का मतलब क्या होता है कि नदियां हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर प्रवाहमान होती हैं। तो जब ये नदियां हिमालय से निकलेंगी तो नीचे की ओर चलती हैं। अब नीचे की ओर जब ये जाती हैं तो अपने साथ बहुत सारा जलोढ़ लेके जाती हैं, और जब आगे जाकर इनके मार्ग में अवरोध आता है या इनकी गति धीमी हो जाती है तो ये अपने साथ ले जाने वाले जड़ों का निक्षेप कर देती हैं, और उन निक्षेपों से जिन मैदानों का निर्माण होता है उन्हें जलोढ़ मैदान कहा जाता है। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत इन्हीं नदियों के द्वारा, किन नदियों के द्वारा? हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा निर्मित मैदानों का हम अध्ययन करते हैं कि आखिर कौन कौन से मैदान हैं, उन्हें कितने भागों में बांटा गया है और उनकी क्या विशेषताएं हैं। चलिए हम अध्ययन करते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान के। सबसे पहले मैं क्षेत्र बता देता हूं कि उत्तर भारत का विशाल मैदान कहां से कितने क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत हम इस वाले भाग का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? इस वाले भाग का अध्ययन करते हैं। और यहां पर जो मैदान निर्मित हो रहा है वो कहीं ना कहीं हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए, किससे? निक्षेपों के द्वारा, लाए गए अवसादों के निक्षेपों के द्वारा हो रहा है। तो यदि हम उत्तर भारत के विशाल मैदान का वर्गीकरण करें तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का वर्गीकरण हम 2 आधार पर करते हैं। कितने आधार पर करते हैं? 2 आधार पर करते हैं। एक आधार होता है उच्चावच के आधार पर। पहला आधार क्या होगा? उच्चावच के आधार पर। उच्चावच मतलब क्या होता है? मतलब इसकी स्थिति में कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पर नीचाई है, कहीं पर ये उठा हुआ है, कहीं पर ये धंसा हुआ है। तो इनके आधार पर एक विभाजन होता है उत्तर भारत के विशाल मैदान का, और एक होता है प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक या क्षेत्रीय आधार पर। तो ये 2 प्रकार से हम उत्तर भारत के विशाल मैदान का अध्ययन करते हैं। एक करेंगे हम उच्चावच के आधार पर और दूसरा अध्ययन करेंगे हम प्रादेशिक आधार पर। समझते हैं पहले हम कि आखिर उच्चावच के आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है और इनकी विशेषता क्या है। तो यदि हम उच्चावच के आधार पर देखें तो उच्चावच के आधार पर उत्तर भारत के मैदान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है जिसे कहते हैं भाबर प्रदेश। क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश। दूसरा भाग होता है जिसे कहा जाता है तराई प्रदेश। क्या कहा जाता है? तराई प्रदेश। तीसरे भाग के अंतर्गत हम बांगर का अध्ययन करते हैं, बांगर प्रदेश। और चौथा होता है जिसे हम कहते हैं खादर प्रदेश।
तो इन 4 आधारों पर हम उत्तर भारत के विशाल मैदान को वर्गीकृत करते हैं। किसके आधार पर? उच्चावच के आधार पर। पहला होता है भाबर प्रदेश, दूसरा होता है तराई प्रदेश, तीसरा होता है बांगर प्रदेश और चौथा होता है खादर प्रदेश। एक एक को हम देखते हैं कि आखिर इनकी विशेषताएं क्या हैं, ये अपनी कौन कौन सी मौलिक विशेषताओं को लिए हुए चलते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भाबर प्रदेश को। भाबर प्रदेश क्या होते हैं? भाबर प्रदेश तो दोस्तों जैसे कि हम भारत के मैप में देखते हैं, भारत के मानचित्र में हमने कल अध्ययन किया था कि यहां से कहां से, पंजाब के पोडवार से लेके यहां पर काली नदी तक एक क्षेत्र था जिसे क्या कहा गया था? शिवालिक कहा गया था। क्या कहा गया था? शिवालिक, जो कि हिमालय का नवीनतम भाग था। शिवालिक के दक्षिण में, इसके जस्ट यदि हम दक्षिण की बात करते हैं, यदि हम यहां की बात करें, इसके जस्ट दक्षिण में तिस्ता नदी तक, थोड़ा सा आगे तक, किस नदी तक? तिस्ता नदी तक। तिस्ता नदी का क्षेत्र लगातार इसके समतल में जो क्षेत्र होता है, मैदानी क्षेत्र होता है, वो कहलाता है भाबर प्रदेश। क्या कहलाता है? भाबर प्रदेश कहलाता है। इस प्रदेश की कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, जब कभी नदियां हिमालय से नीचे की ओर उतरेंगी और जैसे ही वो मैदानी भागों में प्रवेश करेंगे, मान लीजिए हिमालय से उतरी और मैदानी भागों में प्रवेश करें, तो जब ये हिमालय से आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा जलोढ़ लेके आती हैं। जलोढ़ से मतलब क्या होता है कि नदियां अपने साथ बहुत सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, मलबा, इन सबको लेकर आती है। तो जैसे ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो इसकी गति कैसी हो जाती है? मंद हो जाती है। और जैसे ही इसकी गति मंद होती है तो अपने साथ लाए गए बड़े बड़े पत्थरों का क्या कर देती है? यहां पर निक्षेप कर देती है। और जब इन बड़े बड़े पत्थरों का निक्षेप कर देती है तो एक शंकु के आकार की संरचना बन जाती है जिसे कहते हैं जलोढ़ शंकु। क्या कहा जाता है इसे? जलोढ़ शंकु। तो अब यदि बात की जाए कि भाबर प्रदेश का उपनाम क्या है, तो इसे जलोढ़ शंकु के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जलोढ़ शंकु के नाम से। क्षेत्र की बात करें तो यह शिवालिक के दक्षिण में इसके समानांतर पंजाब से लेकर कहां तक फैला हुआ है? पंजाब से लेकर ये यहां पर तिस्ता नदी तक फैला हुआ है। अब चूंकि यहां पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं तो यहां पर जैसे ये नदियां प्रवेश करती हैं भाबर प्रदेशों में तो ये क्या करती हैं? भूमि के नीचे चली जाती हैं, अर्थात विलुप्त हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि नदियां भूमि के अंदर जाकर समाहित हो गई हैं, या ऐसा लगता है नदियां अदृश्य हो गई हैं। तो ये क्या है? ये भाबर क्षेत्र की विशेषता है। पहली विशेषता क्या है कि इसका क्षेत्र विस्तार के, तो इसका क्षेत्र विस्तार पंजाब से लेकर कहां? तिस्ता नदी तक शिवालिक के दक्षिण में फैला हुआ है। दूसरा, ये कहां पर आता है? तो जैसे ही नदियां मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो वहां पर इस क्षेत्र का निर्माण होता है। इस क्षेत्र को जलोढ़ शंकु के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर नदियां जो होती हैं वो भूमिगत हो जाती हैं, अर्थात भूमि के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, अर्थात धरातल पर दिखाई नहीं देती हैं। यह क्षेत्र कैसा होगा? उपजाऊ होगा या अनउपजाऊ होगा? तो यह क्षेत्र अनउपजाऊ होता है। क्या होता है? अनउपजाऊ होता है। इस क्षेत्र को बोलते हैं हम अनउपजाऊ क्षेत्र। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं और बड़े बड़े पत्थर होने के कारण यहां पर वनस्पति जन्म नहीं लेती और ना ही यहां पर खेती किसानी की जाती है। क्लियर है? तो ये जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है भाबर प्रदेश। अब हम देखते हैं भाबर प्रदेश के बाद दूसरा क्षेत्र कौन सा आता है? तो दूसरा क्षेत्र है जिसे कहते हैं हम तराई प्रदेश। क्या कहते हैं? तराई प्रदेश। तो भाबर प्रदेश के नीचे, ये जो भाबर प्रदेश था इसके नीचे का क्षेत्र लगातार समतल क्या कहलाएगा? तराई प्रदेश कहलाएगा। कौन सा क्षेत्र? तराई कहलाएगा। दूसरा भाग क्या था? तराई प्रदेश। तराई प्रदेश की विशेषता यह होती है कि जो नदियां भूमिगत हुई होती हैं, कहां पर? भाबर प्रदेश में, वो आगे जब जाती हैं तो जैसे ही हम हिमालय से नीचे उतरे तो यहां पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का निक्षेप होता है जिससे जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर अब नदी का प्रवाह कम हुआ तो वो अपने साथ लाए छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का भी क्या कर देती है? निक्षेप कर देती है और यहां पर एक आकृति जन्म लेती है जिसे कहते हैं जलोढ़ पंख। क्या कहते हैं? जलोढ़ पंख। तो जलोढ़ पंख वाला क्षेत्र जो होता है वो तराई प्रदेश कहलाता है।
चूंकि ये छोटे छोटे महीन कणों से निर्मित होता है, इसलिए जो नदियां भाबर प्रदेश में भूमिगत हुई होती हैं वो यहां पर बाहर आ जाती हैं, अर्थात धरातल पर आ जाती हैं। और जैसे ये धरातल पर आती हैं तो यहां पर दलदलों का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? दलदलों का निर्माण करती हैं। अब चूंकि यहां पर दलदल वाला क्षेत्र है, अर्थात पानी की अधिकता है, महीन मिट्टी है, तो यहां पर जो वन है उनकी अधिकता होती है। तो यहां पर वनों की अधिकता होगी, दलदलीय क्षेत्र होगा। लेकिन यदि हम कृषि की दृष्टि से देखें तो यहां पर कृषि अनुपजाऊ होती है, यहां पर कृषि नहीं की जा रही है। लेकिन वर्तमान में क्या किया जा रहा है? इसे कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्लियर हुए दोनों प्रदेश, एक भाबर प्रदेश और एक तराई प्रदेश। जब नदियां आगे बढ़ती हैं, अब पर्वतों से और आगे की ओर बढ़ रही हैं, मैदानी भागों में प्रवेश कर गई हैं। जब थोड़ी सी और आगे बढ़ती हैं तो नदियों के मार्ग में आपको पता है नदियां कैसे चलती हैं? इस तरीके से चलती हैं। जब ये चलती हैं तो अपने साथ बहुत सारे महीन कणों को अभी भी साथ में लिए रहती हैं। तो जब कभी इन नदियों में बाढ़ आती है, क्या आती है? बाढ़ आती है। तो बाढ़ जब आई तो इसका पानी, मान लो इसका ये मार्ग था, निश्चित था, लेकिन जब इसमें बाढ़ आती है तो बाढ़ आने पर ये कभी इतने दूर, इसको अपन थोड़ा साफ पेज में देख लेते हैं। तराई का हम देखते हैं बांगर को। तीसरा भाग क्या था हमारा? बांगर था। तो नदियां कैसे चल रही हैं? सर्पिला आकार में चल रही हैं, ऐसे चलती हैं, इनका मार्ग ये होता है। लेकिन जब कभी इनमें बाढ़ आती है, क्या आती है? बाढ़ आती है, तो मान लो इनका पानी ये यहां तक जा रहा था, इनका ये क्या है? प्राचीनतम मार्ग है, मतलब लगातार इसी मार्ग में वो प्रवाहमान होती हैं। लेकिन जब कभी इनमें बाढ़ आती है तो इनका क्षेत्र क्या हो जाता है? थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है, मतलब इनका जो जल है थोड़े से दूर तक चला जाता है। और जब ये दूर तक जाता है तो अपने साथ लाए गए जलोढ़ को भी वहां पर निक्षेपित करके आ जाता है। तो क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर बाढ़ का पानी प्रायः नहीं पहुंच पाता, कभी कभार पहुंचता है, अर्थात पुरानी जलोढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। ध्यान रखना, बांगर की परिभाषा आती है कि बांगर क्षेत्र क्या कहलाते हैं। तो बांगर क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं कि पुरानी जलोढ़ के मैदान जो कि कम उपजाऊ होते हैं, बांगर कहलाते हैं। क्या होती परिभाषा? पुरानी जलोढ़ के मैदान जो कम उपजाऊ होते हैं, बांगर कहलाते हैं। इनका निर्माण बाढ़ द्वारा लाई गई मृदाओं के निक्षेप से होता है। लेकिन ये बाढ़ बार बार ना आने के कारण कैसे होते हैं? कम उपजाऊ होते हैं। तो ये क्षेत्र क्या कहलाएंगे? आपके बांगर प्रदेश कहलाएंगे। यहां पर एक शब्दावली बांगर प्रदेश में हमें और पढ़ने को मिलती है, जिसे कहते हैं रे, ये रे या कल्लर। क्या कहते हैं? रे या कल्लर। तो क्या होता है, चूंकि बांगर प्रदेश की जो भूमि होती है वहां पर बाढ़ के द्वारा लाई गई महीन मृदा निक्षेपित होती है, लेकिन ये मृदा जो होती है बहुत पुरानी हो जाती है, इसलिए इसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। अब यहां पर पानी की सुविधा के कारण, अर्थात यहां सिंचाई क्षमता अधिक होने के कारण, यहां पर सिंचाई अधिक किए जाने के कारण यहां की मृदा के ऊपर नमक की एक सफेद रंग की परत क्या हो जाती है? चढ़ जाती है। और इसी सफेद रंग की परत को क्या कहा जाता है? रे या कल्लर कहा जाता है। क्लियर रहेगा? कहां पर होती है रे या कल्लर? ये बांगर भूमि में होती है। और बांगर क्या होती है? पुरानी जलोढ़ होती है। तीसरे आधार पर जो हमने, चौथा आधार जो है वर्गीकरण के, चौथा आधार कौन सा है? चौथे आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसे कहते हैं हम खादर प्रदेश। क्या कहते हैं? खादर प्रदेश। देखते हैं आखिर खादर प्रदेश क्या कहलाता है। तो वो स्थान जहां पर बाढ़ का पानी प्रति वर्ष पहुंच जाए। क्या होता है? वो स्थान जहां पर बाढ़ का पानी प्रति वर्ष पहुंच जाए, मतलब ये जो बिल्कुल तटीय क्षेत्र होता है, अब बाढ़ आई, थोड़ी सी आई, तो यहां पर हर साल क्या होता है? नवीन जलोढ़ का निक्षेप होता जाता है। तो जो नवीन जलोढ़ के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है खादर प्रदेश। अब चूंकि नाम ही है खाद वाला, अर्थात खादर, इसलिए सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। क्लियर है? ये कैसा होता है? उपजाऊ क्षेत्र होता है। जलोढ़ मृदा के निक्षेप से ही इनका निर्माण होता है। और ये कहां पर बनते हैं? जहां पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता रहता है। क्लियर है? तो ये तो हुआ उच्चावच के आधार पर भारत के उत्तरीय मैदान का वर्गीकरण, कि उच्चावच के आधार पर हमने 4 भागों में बांटा था, जिसके अंतर्गत हमने किस किस का अध्ययन किया? भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश।
दूसरा वर्गीकरण हमने देखा था क्षेत्रीय आधार पर या प्रादेशिक आधार पर। दूसरा विभाजन क्या था हमारा? प्रादेशिक आधार पर या पर क्षेत्रीय आधार पर। तो जिस तरीके से हमने हिमालय को भी प्रदेशों के आधार पर बांटा था, उसी तरीके से जो हमारा भारत है वो भी प्रदेश के आधार पर बटा हुआ है। प्रदेश के आधार पर यदि हम देखते हैं तो इसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से वो भाग हैं। यदि हम प्रादेशिक आधार पर कहते हैं तो इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत पहला भाग आता है उसे कहते हैं हम हरियाणा या पंजाब का मैदान। क्या कहा जाता है? हरियाणा या पंजाब का मैदान। दूसरा वर्गीकरण होता है उसे कहते हैं हम गंगा का मैदान। क्या कहते हैं? गंगा का मैदान। तीसरा जो भाग होता है, तीसरे भाग के अंतर्गत आता है राजस्थान का मैदान। और चौथा भाग होता है जिसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। ध्यान रखना, इन मैदानों का निर्माण नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से ही हो रहा है। बस हुआ क्या है कि प्रदेश के आधार पर हमने बांट दिया कि कौन सा क्षेत्र ज्यादा उपजाऊ है या कौन सा क्षेत्र किस नदी के निक्षेप के द्वारा निर्मित हुआ है। अब हम बात करते हैं इनकी, मैप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने वर्गीकरण में देखा था कि पंजाब और हरियाणा का मैदान, तो ये वाला जो क्षेत्र था, जो पश्चिम में ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है आपका? पंजाब या हरियाणा का मैदान कहलाता है। यह जो मैदान होता है, आपको पता है यहां से सतलज नदी निकलती है और यहां से यमुना नदी निकलती है। अब वह क्षेत्र पता है ना, आगे जाके हम इसका अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। सतलज नदी कहां से निकलती है, कहां जाकर मिलती है, यमुना नदी कहां से निकलती है, कहां जाकर निकलती है, गंगा नदी कहां से निकलती है, कहां जाकर मिलती है। उससे पहले हम थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं। तो यहां पर सतलज नदी है और यहां से क्या है? यमुना नदी जाती है। तो इन दोनों नदियों के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है कौन सा मैदान? यहां पर हरियाणा या पंजाब का मैदान। इस मैदान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मैदान सबसे अधिक उपजाऊ मृदा वाला क्षेत्र होता है, अर्थात सर्वाधिक उपजाऊ मैदान होता है। यदि खाद्यान्न की दृष्टि से देखें तो खाद्यान्न की दृष्टि से सबसे ज्यादा धनी होता है। यदि हम हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति भी सबसे ज्यादा किस मैदान में आई थी? सबसे पहले इसी वाले मैदान में आई थी, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्रों में ही लाई गई थी। क्लियर है? तो इस मैदान की एक विशेषता होती है। सबसे बड़ी विशेषता आपको यह याद रखना है कि सतलज और यमुना में क्या करता है? जल विभाजक का कार्य करता है, सर्वाधिक उपजाऊ होता है। यदि इसकी हम भाग की बात करें कि इसकी मृदा कितने प्रकार की होती है, तो यहां की मृदा को 2 भागों में बांट के पढ़ा जा सकता है। पहला भाग जो होता है उसे खादर क्षेत्र और दूसरा भाग बांगर क्षेत्र। खादर और बांगर की परिभाषा हमने जस्ट पहले देखी है। क्लियर है? चलिए अब दूसरे मैदान की हम बात करते हैं। दूसरा मैदान होता है गंगा का मैदान। कौन सा मैदान होता है? गंगा। तो दोस्तों, गंगा नदी गौमुख से निकलती है और आगे जाकर कहां पर? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए क्या हो जाती है? मिल जाती है। क्या बनाती हुई मिल जाती है? डेल्टा बनाती हुई मिल जाती है। तो जहां जहां से गंगा नदी जाएगी वहां पर अपने जलोढ़ को भी लेके जाएगी और उस जलोढ़ के निक्षेप से जिस मैदान का निर्माण होता है उसे कहा जाता है गंगा का मैदान। अब चूंकि यह भी जलोढ़ से निर्मित हो रहा है और गंगा नदी के जलोढ़ से हो रहा है, तो ये भी 2 भागों में बटेगा, एक बांगर में रहेगा और एक खादर में रहेगा। खादर नवीन जलोढ़ कहलाती है और बांगर पुरानी जलोढ़ कहलाती है। खादर अधिक उपजाऊ होती है और बांगर कम उपजाऊ होती है। क्लियर? अब इसका क्षेत्र क्या होगा? तो दोस्तों, जो क्षेत्र आपको ऊपर का दिख रहा है ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, बिहार वाला क्षेत्र, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। यदि गंगा नदी की बात की जाए या गंगा के मैदान की बात की जाए तो गंगा के मैदान को भी हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला भाग होता है ऊपरी गंगा का क्षेत्र। क्या कहलाता है? ऊपरी गंगा क्षेत्र। दूसरा भाग क्या कहलाएगा? दूसरा भाग कहलाता है मध्य गंगा क्षेत्र। क्या कहलाता है? मध्य गंगा क्षेत्र। और तीसरा कहलाता है निम्न गंगा क्षेत्र। क्या कहलाता है? निम्न गंगा क्षेत्र।
तो इन 3 क्षेत्रों के आधार पर गंगा के मैदान को भी वर्गीकृत किया गया है। अब हम तीसरे आधार का वर्गीकरण करते हैं कि जो हमने क्षेत्रीय आधार पर तीसरा भाग पढ़ा था, जिसे कहते हैं हम राजस्थान का मैदान। तो राजस्थान का मैदान दोस्तों यहां पर अरावली के पश्चिम से लेके भारत पाकिस्तान तक फैला हुआ है। इसके अंतर्गत जो हमारा थार का मरुस्थल है या मरुस्थलीय क्षेत्र है वो भी आता है। यह क्षेत्र थोड़ा कम उपजाऊ होता है। क्लियर है? तो यह वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? राजस्थान का क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर है? इसके बाद जो चौथा विभाजन हमने देखा था उसे कहते हैं हम ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र या ब्रह्मपुत्रीय मैदान। ब्रह्मपुत्र के मैदान को असम का घाटी क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असम का घाटी क्षेत्र। क्या कहा जाता है? असम का घाटी क्षेत्र। चूंकि इसका जो निर्माण हो रहा है यहां पर क्या है? असम राज्य है और असम राज्य के अंतर्गत सबसे ज्यादा हो रहा है, इसलिए जो असम की घाटी में यह प्रवाहित होता है, इस मैदान का निर्माण होता है, तो इसे कहा जाता है असम घाटी क्षेत्र। यह भी जलोढ़ रहेगा और यहां पर क्या करेगा? घाटियों का निर्माण करेगा। चूंकि ब्रह्मपुत्र जो नदी है अपने साथ जलोढ़ को लेके भी आती है, इसलिए यह नदियों के बीच में द्वीपों का भी निर्माण करती हैं। क्या करती है? द्वीपों का निर्माण करती है। तो जो ये मैदान होगा इसमें बीच बीच में कहीं कहीं पर द्वीप भी निर्मित होते हैं। क्लियर है? तो ये तो हुआ क्या? ये हुआ उत्तर भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक या क्षेत्रीय आधार पर विभाजन। तो दोस्तों इन दोनों विभाजन के आधार पर हमने समझने का प्रयास किया कि जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो कितने भागों में बांटा गया है, आखिर उसे उच्चवच के आधार पर देखें तो कितने भागों में बांटा जाता है, और यदि प्रादेशिक या क्षेत्रीय आधार पर देखें तो उसे कितने भागों में बांटा जाता है। ध्यान रखना, आपसे प्रश्न किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है। आप सिर्फ एक प्रकार याद करके मत बैठ जाना कि भाबर, तराई, बांगर और खादर, ये सिर्फ उच्चवच के आधार पर इसका वर्गीकरण है। दूसरा, यदि कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का क्षेत्रीय या प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में विभाजन किया जाता है, तो 4 आधार पर किया जाता है। और 4 आधार में यदि आपसे नाम पूछ लिए जाएं कि इसके अंतर्गत कौन सा आता है या कौन सा नहीं आता, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। और याद के लिए मैंने बता दिए थे 4 क्षेत्र कौन से थे। नदियों के आधार पर याद रख लीजिए कि जो पहला क्षेत्र था ये सतलज और यमुना के बीच का था, यह कहलाता है पंजाब और हरियाणा का मैदानी क्षेत्र। दूसरा, जो गंगा नदी के पास का था, गंगा का मैदान कहलाएगा। तीसरा, जो थार के मरुस्थल में था, यहां पर था, वो राजस्थान में था, वो राजस्थान का मैदान। और यदि हम चौथे की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास वाला था उसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। यदि उच्चवच की दृष्टि से पूछा जाए तो उच्चवच की दृष्टि से भी 4 प्रकार थे। एक था भाबर प्रदेश, जैसे ही नदियां हिमालय से नीचे उतरती हैं, मैदानी भागों में आती हैं, तो अपने साथ बहुत बड़े कंकड़ पत्थरों को लेके आती हैं, तो उनके निक्षेप से जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है। और जलोढ़ शंकु में जैसे ही नदियां जाती हैं तो क्या होती हैं? भूमि के नीचे गायब हो जाती हैं या विलुप्त हो जाती हैं। तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का क्षेत्र जो शिवालिक के दक्षिणी क्षेत्र में उसके समानांतर फैला होता है, भाबर प्रदेश कहलाता है। यहां पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं और यह क्या होता है? उपजाऊ नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका तराई प्रदेश। तराई प्रदेश में कंकड़ पत्थर छोटे होते हैं, यह दलदली क्षेत्र होता है, यहां नदियां पुनः भूमि पर आ जाती हैं। उसके बाद इसे कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी यह उपजाऊ नहीं है। और यदि वनीय दृष्टि से देखा जाए तो यहां पर वनों की सघनता होती है। फिर हमने बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश देखा था। बांगर पुरानी जलोढ़ के मैदान को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ के मैदान को खादर कहते हैं। तो क्लियर हुआ उत्तर भारत के विशाल मैदान का विभाजन। अब हम भारत के भूआकृतिक प्रदेश के अंतर्गत जो विभाजन पढ़ रहे थे उसके तीसरे भाग का अध्ययन करते हैं कि आखिर तीसरे भाग के अंतर्गत क्या आता है। तो तीसरे भाग के अंतर्गत हमने देखा था दक्षिण का पठार। क्या देखा था हमने? दक्षिण का पठार या दक्षिण का पठारीय प्रदेश। इसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत। अर्थात इसके अंतर्गत हम दक्षिण के पठार का या प्रायद्वीपीय भारत का भू आकृति के आधार पर विभाजन का अध्ययन करेंगे या इसका विभाजन करेंगे। क्लियर है? तो हमें क्या पढ़ना है? दक्षिण के पठार का या प्रायद्वीपीय भारत का भू आकृतिक विभाजन।
क्या पढ़ना है? भूआकृतिक विभाजन। ध्यान रखना, ये जो क्षेत्र है दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वह सबसे विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार है। किसका? विश्व का। यहां सिर्फ भारत की बात नहीं चल रही, ये भारत का तो है ही, भारत के साथ साथ विश्व का भी सबसे प्राचीनतम पठारों में से एक है। यदि इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किन चट्टानों से हुआ होगा? तो याद कीजिए, जब हम भारत का भू आकृतिक भूगोल पढ़ रहे थे तो सबसे पहले जब हमने भारत की चट्टानों का अध्ययन किया था उसमें मैंने बताया था कि सबसे जो प्राचीन चट्टान है वो कैसी थी? आर्कियन क्रम की चट्टानें थी। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और ठंडी होकर आग का गोला थी, जब वो ठंडी हुई और जमने से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें क्या कहा गया था? आर्कियन युग की चट्टानें कहा गया था। तो चूंकि यह भी सबसे प्राचीन है इसीलिए इसका निर्माण भी कौन सी क्रम की चट्टानों से हुआ है? तो आर्कियन क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। तो दो चीजें आपको याद रखना है कि इसे एक तो सबसे प्राचीन है, दूसरा आर्कियन युग की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। तीसरी विशेषता के अंतर्गत यह आता है कि इसका कोई भी भाग समुद्र तट के नीचे नहीं धंसा हुआ है। कैसा नहीं है? समुद्र। अब आपको डाउट हो रहा होगा, यदि आपने कभी भारत का नक्शा अच्छे से देखा हो, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि आखिर प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण के पठार के अंतर्गत कौन कौन सा कहां से कैसा भाग आता है। तो इसके अंतर्गत यदि हम अध्ययन करें तो थोड़ा सा ये वाला भाग यहां से ऐसे, ये वाला जो भाग आपको भारत का दिखाई दे रहा है ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का भाग या दक्षिण का पठारीय प्रदेश है। इसके जो उत्तर में होता है, ध्यान रखना, ये तटीय प्रदेश भी आता है। मैदान को यदि हम छोड़ दें तो ये तटीय प्रदेश भी आता है इसके अंतर्गत, पश्चिमी तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय प्रदेश, और ये वाला क्षेत्र आता है। क्लियर है? तो ये वाला क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा? प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत आएगा। अब इसका ये जो भाग आपको समुद्र से लगा हुआ दिख रहा है, यहां पर कौन सा है? अरब सागर है, और यहां पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो इन दोनों के यहां जो तटीय क्षेत्र है, ध्यान रखना, ये जो है ये समुद्र के नीचे धंसा हुआ नहीं है। कैसा है? समुद्र से उठा हुआ है। तो इसकी एक ये भी विशेषता है कि इसका कोई भी भाग समुद्र के तट में धंसा हुआ नहीं है। यह क्षेत्र विवर्तनिक दृष्टि से बहुत शांत क्षेत्र है। विवर्तनिक का मतलब क्या होता है? कि प्लेटों का खिसकाव, मतलब प्लेटें एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। तो हमें पता है कि प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट तो खिसक रही है, लेकिन खिसकने के कारण ये जो उत्तर वाला भाग है ये किससे टकरा रहा है? यूरेशियाई प्लेट से टकरा रहा है, ना कि ये वाला क्षेत्र। जब ये वाला क्षेत्र नहीं टकरा रहा है तो यहां पर भूकंपीय संभावना क्या होती है? सबसे कम होती है। तो ये 3-4 इसकी विशेषताएं आपको याद रखनी है कि जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है या दक्षिण का पठारीय प्रदेश है या पठारीय क्षेत्र है वो सबसे प्राचीनतम है। इसका निर्माण आर्कियन युग की चट्टानों से हुआ है और इसका कोई भी भाग समुद्र के नीचे धंसा हुआ नहीं है, और विवर्तनिक की दृष्टि से शांत होने के कारण यहां पर भूकंप की संभावना क्या होती है? काफी कम होती है। अब यदि हम इसके वर्गीकरण का अध्ययन करें कि आखिर प्रायद्वीपीय भारत को कितने भागों में बांट के पढ़ा जाता है, तो इसके लिए हम 2 भागों में इसे बांटकर पढ़ते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करेंगे? तो ये पठारी प्रदेश तो है, लेकिन ध्यान रखना यहां पर पर्वतीय और पठारीय क्षेत्र दोनों का अध्ययन करना होता है। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके अंतर्गत यदि हम पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करें कि पर्वत के अंतर्गत हमें कौन कौन से पर्वतों का अध्ययन करना होता है, या पठार के अंतर्गत कौन कौन से पठारों का अध्ययन करना होता है, तो हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पर्वतीय प्रदेश। तो दोस्तों इसके अंतर्गत पर्वतीय प्रदेशों में हमें अरावली पर्वत का अध्ययन करना पड़ता है। दूसरे नंबर पर इसी के अंतर्गत हम विंध्याचल पर्वत का अध्ययन करते हैं। तीसरे नंबर पर हम सतपुड़ा पर्वत का अध्ययन करते हैं। चौथे नंबर पर पूर्वी घाट, और 5वें नंबर पर हम पश्चिमी घाट का अध्ययन करते हैं।
किस किस का अध्ययन कर रहा है? अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। 1 मिनट मैं आप लोगों को ये पर्वतीय क्षेत्र भारत के मानचित्र में बता देता हूं, फिर हम इनका विस्तृत से अध्ययन करेंगे कि आखिर अरावली क्षेत्र कहां आता है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, और जो भी बाकी और विशेषताएं लिए हुए रहता है उसका हम विस्तृत से अलग से अध्ययन करेंगे। पहले हम मानचित्र में इसको समझ लेते हैं कि ये जो विभाजन किया है वो कहां कहां है। तो पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत मैंने बोला अरावली, जो गुजरात से लेके दिल्ली तक का भाग है, यह कहलाता है आपका कौन सा? अरावली का क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के उत्तर में या नर्मदा नदी के उत्तर में देखते हैं तो यहां पर एक क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, जिसे कहा जाता है विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र, जो कि भांडेर और कैमूर श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद यहां से बीच में नर्मदा नदी निकली हुई है। नर्मदा नदी के दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला है जिसे बोला जाता है सतपुड़ा। क्या कहा जाता है? सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र। इसके बाद जो पश्चिमी घाट है वो इसके नीचे जो है ताप्ती नदी है, और ताप्ती नदी से लेकर ये जो कगारी प्रदेश कहलाता है, कहां पर? यहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? नीलगिरी की। तो नीलगिरी की पहाड़ियों तक का जो पश्चिमी कगारी क्षेत्र होता है यह कहलाता है पश्चिमी घाट, और यहां से उड़ीसा से लेकर नीलगिरी या तमिलनाडु तक देखें हम तो यह जो क्षेत्र कहलाता है यह कहलाता है पूर्वी घाट। तो इन का पांचों क्षेत्रों का अध्ययन हमें पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत करना पड़ता है, और ये पांचों क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? आपके दक्षिण के पठार या प्रायद्वीपीय पर्वत के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर पठारों के अंतर्गत हमें प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत किन किन पठारों का अध्ययन करना होता है। यदि हम पठारी प्रदेशों की बात करें या पठारों की बात करें कि कौन कौन से पठारों का अध्ययन करना होता है, तो देखते हैं इसके अंतर्गत पहला पठार होता है दक्कन का पठार। क्या होता है? दक्कन का पठार। दूसरे नंबर पर हम अध्ययन करते हैं जिसे कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। मन में कर रहा होगा कि छोटा नागपुर का पठार, नागपुर तो महाराष्ट्र में है तो ये महाराष्ट्र में आएगा, तो ये गलत है। छोटा नागपुर का पठार कहां आता है? आपके झारखंड के रांची के पास में आता है। तीसरी बात हम करते हैं कि तीसरे नंबर पर हम किसका अध्ययन करेंगे? तो छोटा नागपुर के पठार के बाद जो छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का क्षेत्र होता है या दंडकारण्य का पठार होता है, उसका अध्ययन करते हैं। चौथे नंबर पर हम तेलंगाना के पठार का अध्ययन करते हैं। पांचवें नंबर की बात करें तो इसके अंतर्गत हम कर्नाटक के पठार का अध्ययन करते हैं। तो कितने हो गए? ये 5 भाग हो गए, ठीक है। और एक भाग और बचता है कि छठवें नंबर पर हम मेघालय, किसका अध्ययन करते हैं? मेघालय के पठार का अध्ययन करते हैं। अब यदि इनका हम मानचित्र के आधार पर देखें कि मानचित्र में ये कहां पर पाए जाते हैं, तो 1 मिनट में हम इनको देख लेते हैं। तो मानचित्र में यदि हम सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत में जो दक्कन का पठार है वो कहां पाया जाता है? तो दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला थी, ये आपकी क्या थी? सतपुड़ा थी। तो सतपुड़ा से इस तरीके से ये जो क्षेत्र होता है ये इसके अंतर्गत आता है। अब इसमें भी कुछ भाग बटे हुए हैं, ध्यान रखना। दक्कन का पठार ऐसे होता है, ये विदर्भ और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका दक्कन का पठार कहलाएगा। दक्कन के पठार के बाद यदि हम छोटे नागपुर की पठार की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार कहां होता है? इधर पाया जाता है। अब यदि छोटे नागपुर के आगे लिख देता हूं मैं यहां पे, ये कौन सा है? आपका दक्कन है। ये आपका कौन सा है? छोटा नागपुर है। यहां पर मेघालय है, और मेघालय के यहां पर जो पठार है उसे बोलते हैं मेघालय का पठार। अब मन में आ रहा होगा कि मेघालय तो ये हिमालय से लगा हुआ है, तो आप सर ये दक्कन के प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत मेघालय को क्यों पढ़ा रहे हैं? तो
जो मेघालय की अंतिम पार्ट कहलाता, जो दक्कन का अंतिम वाला पार्ट कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत का अंतिम वाला पार्ट, जो पश्चिम वाला पार्ट हो, पूर्वी वाला आखिरी पार्ट होता है जिसे आउटलाइन कहा जाता है, वो किसके अंतर्गत आता है? मेघालय के अंतर्गत आता है। यहां से प्रायद्वीपीय भारत खत्म हो जाता है और हिमालय चालू हो जाता है। इसीलिए मेघालय को प्रायद्वीपीय भारत की आउटलाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आउटलाइन कहा जाता है। तो हमने क्या क्या देखा? दक्कन का पठार देख लिया, छोटा नागपुर का पठार देखा, मेघालय का पठार देखा। अब आता है एक दंडकारण्य का पठार। तो छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र होता है, यहां पर एक पठार होता है जिसे बोलते हैं दंडकारण्य। यहां पर आंध्र प्रदेश के नीचे यदि हम जाते हैं तो यहां पर तेलंगाना में एक पठार है जिसे बोला जाता है तेलंगाना का पठार, और तेलंगाना के नीचे एक पठार है जिसे बोला जाता है कर्नाटक का पठार। तो इसके अंतर्गत हमें इन पठारों का अध्ययन करना है, इनकी विशेषताओं का अध्ययन करना है। एग्जाम में सारे पठार और इनकी विशेषताएं पूछ ली जाती हैं कि आखिर बताइए कि भारत का रूर किसे कहा जाता है, खनिज संसाधन की दृष्टि से कौन सा पठार महत्वपूर्ण है, आखिर कौन सा पठार है जो महाराष्ट्र में स्थित है या जिसे महाराष्ट्र के पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके की कुछ विशेषताएं आपसे पूछ ली जाती हैं। एक एक करके हम अध्ययन करते हैं कि आखिर दक्कन के पठार के अंतर्गत या प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत या दक्षिण भारत के पठार के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत आते हैं और कौन कौन से पठार आते हैं। देखते हैं हम सबसे पहले पर्वतों को। हम सबसे पहले अध्ययन कर लेते हैं कि आखिर दक्षिण के पठार के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत आते हैं। तो सबसे पहले पर्वत हमने देखा था कौन सा? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। आखिर अरावली पर्वत के यदि विस्तार की बात करें तो अरावली पर्वत जो गुजरात का पालनपुर है, यहां से लेकर कहां तक? दिल्ली तक विस्तृत है। और ये कितने क्षेत्र में विस्तृत है? 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। यदि इस श्रेणी की बात की जाए कि आखिर ये कितनी लंबी है, तो 800 किलोमीटर लंबी है, जो कि यहां पर क्या है? गुजरात, जो कि गुजरात से कहां तक है? दिल्ली तक है। क्लियर है? दूसरी बात की जाए तो यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। कैसी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यदि यहां की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए कि यहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहां की सबसे ऊंची चोटी को बोलते हैं गुरु शिखर। क्या बोलते हैं? गुरु शिखर। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। कितनी है? 1172 मीटर, अर्थात 1172 मीटर ऊंची है। ये कहां पर आती है गुरु शिखर? तो ये जो अरावली पर्वत पर माउंट आबू है वहां पर आती है। क्लियर है? गुरु शिखर। तो ये ध्यान रखना है कि अरावली पर्वत के माउंट आबू पर स्थित चोटी है कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है और यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यदि अरावली पर्वत का विस्तार पूछा जाए तो यह गुजरात के पालनपुर से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक है, और यदि इसकी लंबाई पूछी जाए तो 8000 किलोमीटर है। क्लियर है? यदि बात आती है इसके निर्माण की कि आखिर इसका निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, तो इसका निर्माण पुराकैम्ब्रियन युगीन जो चट्टानें हैं, उस पुराकैम्ब्रियन युगीन क्वार्टजाइट चट्टानों के नीस और शिष्ट से इसका निर्माण हुआ है। क्लियर है? इसका निर्माण पता हो गया, क्षेत्र हो गया, ऊंचाई हो गई, इतनी सारी इसकी विशेषताएं होती हैं। तो ये विशेषताएं आपको याद रखना है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आखिर भारत में जो यहां पर मरुस्थल का क्षेत्र बना है, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं, वो कैसे बना? तो दोस्तों, जो अरावली पर्वत है, इसकी स्थिति ही यहां के मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। कैसे होती है? क्योंकि आपको पता है भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और सबसे पहले कहां पे आती है? केरल के तटों पे आती है, और जैसे ही केरल के तटों पर भारी वर्षा कराती है तो इसे कहा जाता है मानसून का प्रस्फोट, और ये 1 जून को हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। चूंकि यहां पर तो क्या है? यहां पर तटीय प्रदेश है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र है,
तो जब ये पश्चिमी तटीय पर्वतीय क्षेत्र आता है, इनसे टकराती है तो पानी यहां पर गिरता है। लेकिन जब कभी ये यहां पे आता है तो चूंकि अरावली पर्वत इसके क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है, और लंबवत हो जाने के कारण इसके मार्ग में अवरोध नहीं आता। और हमें पता है कि भारत में अधिकतर वर्षा कैसी होती है, पर्वतीय प्रकार की होती है। और पर्वतीय प्रकार की वर्षा में क्या होता है, जब बादलों के मार्ग में कोई पर्वत अवरोध के रूप में आ जाए या उसके मार्ग में लंबवत आ जाए तो वो क्या होता है, उससे टकराकर पानी गिराने लगते हैं। लेकिन अरावली पर्वत लंबवत ना होकर क्या हो जाते हैं, मानसून के समानांतर होता है, इसलिए यहां पर पानी कम गिरता है और पानी कम गिरने के कारण यहां पर मरुस्थल का निर्माण हुआ है। बात करते हैं अरावली पर्वत की। इसकी एक विशेषता और है कि यह कुछ नदियों के लिए जल विभाजक का कार्य करता है। क्या करता है, जल विभाजक का कार्य करता है। देखते हैं कैसे। जो अरावली पर्वत है इसके पश्चिम से देखें तो यहां से कुछ नदियां निकलती हैं, जिसे कहा जाता है लूनी नदी और माही नदी। लूनी और माही यहां से नदियां निकलती हैं। यदि इसके पूर्व से देखें तो एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं बनास नदी। क्या बोलते हैं, बनास नदी। और बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। तो इन नदियों के लिए क्या करता है, जल विभाजक का काम करता है। कुछ नदियां पश्चिम की ओर से निकल रही हैं और कुछ नदियां पूर्व की ओर से निकल रही हैं। क्लियर हुआ। तो यह हुई अरावली पर्वत के विषय में विशेषताएं कि अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात के पालनपुर से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इसकी चोटी की बात की जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर 1172 मीटर ऊंची है और ये कहां पर आता है, माउंट आबू पर आती है। क्लियर, कहां आती है, माउंट आबू पर आती है। ये माही, लूनी और बनास नदियों के बीच में जल विभाजक का काम करता है और थार के मरुस्थल के निर्माण में इसका सबसे बड़ा योगदान होता है। यदि इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण क्वार्टजाइट जो चट्टानें होती हैं जो कि पुरा कैम्ब्रियन युगीन हैं उनके शिष्ट और नीच से हुआ है। अब अरावली पर्वत के बाद अगला जो हमने पर्वत पढ़ा था कौन सा था, यहां पर था विंध्याचल पर्वत। यदि विंध्याचल पर्वत की बात करें कि यह किन किन श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है तो विंध्याचल पर्वत मुख्यतः 2 श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं, तो यदि हम बात करें तो इनमें भांडेर और कैमूर 2 श्रेणियां प्रमुख आती हैं और इसका जो क्षेत्र है वो नर्मदा नदी के उत्तर में समानांतर है। ठीक है, यहां से आपको पता है मध्य प्रदेश में अमरकंटक से नर्मदा नदी निकली हुई है जो कि अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में अवशिष्ट पर्वत के रूप में एक पर्वत स्थित है जिसे कहा जाता है विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत की यदि सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुडविल की चोटी, जिसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सद्भावना शिखर। और यह कहां पर है, तो यह मध्य प्रदेश के दमोह में स्थित है और इसकी यदि ऊंचाई की बात करें तो यह 752 मीटर है। कितनी है, 752 मीटर है। और चोटी कौन सी है यहां पर, इसे बोलते हैं हम सद्भावना शिखर या गुडविल की चोटी। यह ध्यान रखना है। पूछ लिया जाए कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है तो हमें यही पता नहीं होता। तो ये ध्यान रखना है, कोई भी हम पर्वत पढ़ते हैं तो मुख्यतः वहां की चोटी तो लगभग हमें याद हो। तो ये तो चूंकि मध्य प्रदेश के हैं और हम मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कौन सी है, सद्भावना शिखर या गुडविल की चोटी है जो कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 752 मीटर है। 752 मीटर है। क्लियर है। तो क्या हुआ, आपका विंध्याचल पर्वत हुआ। यदि विंध्याचल की पर्वत की बात करें ये कितना पुराना है, तो यदि इसकी प्राचीनता की बात की जाए तो हमने जब चट्टानों का अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा था वहां पे आर्कियन युग के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें आई थी। तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वहां पर तो अरावली का निर्माण हुआ था और वहीं पर निर्माण होता है विंध्याचल पर्वत का। तो विंध्याचल पर्वत आप समझ सकते हो कितना पुराना होगा, यह हिमालय से भी प्राचीन है। आगे हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत की। चूंकि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी के दक्षिण में एक ब्लॉक पर्वत के रूप में स्थित है। कौन से पर्वत, ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत की मैं परिभाषा पहले आपको पढ़ा चुका हूं कि ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं। तो ये ब्लॉक पर्वत के रूप में है चूंकि इसके उत्तर में नर्मदा है और दक्षिण में बात करें तो ताप्ती है। तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य क्या करता है, जल विभाजक का कार्य करता है। तो ये जल विभाजक का कार्य करेगा। दूसरा, ये किन किन भागों में विभक्त है,
तो यदि हम इसके भागों की बात करें तो ये मुख्यतः 3 भागों में विभक्त है। जिसका सबसे पश्चिम का भाग होता है, ये वाला क्षेत्र कहलाता है राजपीपला, बीच वाला भाग कहलाता है महादेव और यहां वाला क्षेत्र कहलाता है आपका कौन सा, मैकाल। क्या कहलाता है, मैकाल। और जो अमरकंटक है वो मैकाल श्रेणी की ही चोटी है, ध्यान रखना। और यदि यहां की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो यहां की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई यदि बात करें कि आखिर इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जिसे क्या कहा जाता है, धूपगढ़ की चोटी, ये किस श्रेणी के अंतर्गत आती है या किस पर्वत के अंतर्गत आती है? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो मध्य वाला भाग है इसे क्या कहा जाता है, महादेव पर्वत कहा जाता है। तो ये महादेव के अंतर्गत आती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी ऊंचाई भी ध्यान रखना है, किस पर्वत के अंतर्गत आता है और किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्लियर है? दूसरा, यह बात भी ध्यान रखना है कि जो सतपुड़ा पर्वत है वो किस प्रकार का पर्वत है, तो यह ब्लॉक पर्वत है। यह कहां पर स्थित है, तो नर्मदा के दक्षिण में स्थित है और ताप्ती के उत्तर में स्थित है। क्लियर है? इसके बाद और जो विस्तृत इसकी जानकारी है वो हम मध्य प्रदेश का जब भूगोल पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत उसकी विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। इसके बाद भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट, 2 तट आते हैं, इनका अध्ययन करना है। तो हम दोनों को साथ में ही लेके चलते हैं, दोनों की विशेषताएं करते हुए चलेंगे। तो यदि हम पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट जो है, यहां से अभी मैंने एक नदी बताई थी आपको, कौन सी, जो कि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में स्थित थी। कौन सी नदी थी, बताइए कौन सी नदी थी? ताप्ती नदी। कौन सी थी? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी के दक्षिण से लेकर यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे कहते हैं नीलगिरी। क्या कहते हैं? नीलगिरी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी यहां पर नीलगिरी की चोटी में स्थित है। ठीक है, यदि पूछा जाता है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी की चोटी है। यदि पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नाईमुदी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है। और अन्नामलाई पर्वत कहां पर है? इसके जस्ट नीचे यहां पर है। और ये 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, ध्यान रखना। जो सबसे दक्षिण की श्रेणी होती है इसे बोलते हैं कार्डामम या इलायची की पहाड़ियां बोलते हैं। और इसके उत्तर में जो होता है अन्नाईमुदी होती है, और इसके जो उत्तर पूर्व में होती है उसे पालनी की पहाड़ियां बोलते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया है, ये सीधा का सीधा तीनों का क्रम दे दिया गया था और पूछा गया था भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां या कौन से पर्वत स्थित हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अन्नाईमुदी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत मतलब ये जो यहां से नीचे है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुदी है और ये अन्नामलाई पर्वत पर है। और अन्नामलाई पर्वत 3 श्रेणियों में विभक्त है। सबसे दक्षिण की जो पहाड़ी होती है उसे कार्डामम या इलायची की पहाड़ी कहते हैं। इसके उत्तर में अन्नामलाई होती है और उत्तर पूर्व में यदि हम बात करें तो पालनी की पहाड़ी होती है। इसके यदि इन पहाड़ियों की ओर उत्तर में चलें तो यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का क्या कहलाता है? मिलन स्थल कहलाता है। अब यहां पर ध्यान रखना, यदि विस्तार क्षेत्र पूछा जाए कि पश्चिमी घाट, ये क्या है? पश्चिमी घाट, और ये क्या है? पूर्वी घाट। अब यदि पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है, तो ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी तक। यदि पूछा जाए पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है, तो यहां पर उड़ीसा से लेकर नीलगिरी या तमिलनाडु तक। क्लियर हुआ? तो ये तो हो गया विस्तार। अब बात आती है कि कौन सा क्षेत्र चौड़ा है और कौन सा क्षेत्र सकरा है। तो ध्यान रखना, जो पूर्वी घाट वाला क्षेत्र होता है ये थोड़ा चौड़ा होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नदियां यहां से जाती हैं, यहां पर डेल्टा बनाती हैं और डेल्टा बनाकर यहां पर निक्षेप करती हैं। बात यदि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है विशाखापट्टनम की चोटी। क्या है? विशाखापट्टनम की चोटी। ये ध्यान रखना, पूर्वी घाट की चोटी पूछ ली जाती, कौन सी है? विशाखापट्टनम की चोटी। अब आते हैं हम पश्चिमी घाट पर। तो पश्चिमी घाट का विस्तार मैंने आपको बता दिया कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है। तो ये जो विस्तार है ताप्ती नदी से लेकर यहां पर कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। इस जो क्षेत्र है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है।
तो ध्यान रखना, पूछा जाता है कि सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को जाना जाता है। इसका विस्तार ताप्ती के दक्षिण से लेकर नीलगिरी तक है और 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, जो गोवा से होकर गुजरती है, इसे 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन कौन से भाग में? एक उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। जो उत्तरी सह्याद्री है इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और जो दक्षिणी सह्याद्री होता है इसका निर्माण आर्कियन युग में निर्मित चट्टानों के नीस और शिष्ट से हुआ है। और नीस शिष्ट में क्या होता है? ग्रेनाइट के नीस शिष्ट से हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तरी सह्याद्री में क्या अंतर है, दक्षिणी सह्याद्री में क्या अंतर है। यदि यहां की चोटी की बात करें, तो यदि पश्चिमी घाट की चोटी की बात करें तो यहां पर जो अन्नामलाई है वही इसकी सबसे ऊंची चोटी है, अन्नाईमुदी, और वही दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी। ध्यान रखना, पश्चिमी घाट की यदि सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो वो भी कौन सी है? अन्नाईमुदी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो वो भी कौन सी है? अन्नाईमुदी है। बात करें कि जो पश्चिमी घाट है वो कैसा है, तो यह अवशिष्ट पर्वत का भाग है। कैसा है? अवशिष्ट पर्वत का भाग है। दूसरा, ये एक जैसा ना होकर यहां पर कटा-फिटा है। कटा-फिटा होने के कारण यहां पर जितनी भी नदियां जाकर अरब सागर में जाकर मिलती हैं तो वो एस्चुरी बनाती हैं। ध्यान रखना, पश्चिमी घाट की ओर जितनी भी नदियां जाएंगी वो एस्चुरी का निर्माण करेंगी और पूर्वी घाट की ओर जितनी भी नदियां जाएंगी वो डेल्टा का निर्माण करेंगी। यहां पर बहुत सारे क्या हैं? घाट भी हैं, बहुत सारे दर्रे भी हैं। दर्रों की बात करें, जैसे कि एक आता है आपका थाल घाट, एक आता है आपका पाल घाट, एक आता है आपका भोर घाट। तो ऐसे इसमें क्या है? दर्रे भी स्थित हैं। यदि हम थाल घाट की बात करते हैं तो थाल घाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है। यदि हम भोर घाट की बात करें तो ये दोनों मुंबई में हैं, थाल घाट और भोर घाट। भोर घाट किसको किससे जोड़ेगा? पुणे को मुंबई से जोड़ता है। और यदि हम पाल घाट की बात करते हैं तो पाल घाट जो होता है वो किस किस से जोड़ेगा? कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। क्लियर है? तो ये क्या हुआ? पश्चिमी घाट की विशेषता हुई। इसके साथ ही हमने पूर्वी घाट की विशेषता की। तो ये सारे क्या थे आपके? ये दक्षिण के पर्वत थे। अब इसके बाद हम अध्ययन करते हैं किसका? दक्षिण भारत के पठार के पठारी क्षेत्रों का, कि इसके अंतर्गत कौन कौन से पठार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पठारी क्षेत्रों का अध्ययन। तो हम अध्ययन करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार का, कि आखिर प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पठार हम अध्ययन करते हैं उसके अंतर्गत दक्कन के पठार का। कौन सा करेंगे हम? दक्कन का पठार। पहला पठार है हमारा दक्कन का पठार। यदि हम इसका विस्तार देखें तो दोस्तों हम लोगों ने यहां पर एक पर्वत श्रृंखला पड़ी थी जिसे क्या कहा गया था? सतपुड़ा। और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी थी और इसी के दक्षिण से एक पठार चालू होता है जिसे क्या कहा जाता है? दक्कन का पठार कहा जाता है। अब यदि इसका विस्तार देखा जाए तो इसके विस्तार में हम कहेंगे कि यह सतपुड़ा के दक्षिण में तथा पश्चिमी घाट से लगा हुआ पठार है। किस किस से लगा हुआ है? सतपुड़ा से लगा हुआ है तथा यहां पर किससे लगा है? पश्चिमी घाट से लगा हुआ है। और यदि हम इसके पश्चिम की बात करें तो यहां पर छोटा नागपुर का पठार लगा हुआ है जिसका हम अभी अध्ययन करेंगे। फिर नीचे यहां पर दंडकारण्य का पठार लगा हुआ है, उसके नीचे यहां पर तेलंगाना का पठार लगा हुआ है और उसके यहां नीचे कर्नाटक का पठार लगा हुआ है। तो इन पठारों से ये घिरा हुआ पठार है। कौन सा? दक्कन का पठार। चलिए हम दक्कन के पठार की विशेषता का अध्ययन कर लेते हैं कि आखिर दक्कन के पठार के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं आती हैं। तो पहला तो इसका क्षेत्र विस्तार पूछ लिया जाता है। तो क्षेत्र विस्तार क्या है इतना? इसका यह सतपुड़ा के दक्षिण से लेकर तथा यदि हम इन पठारों को छोड़ दें तो क्या लेंगे यहाँ पे? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से लगा हुआ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और यदि इसका विस्तार देखा जाए तो इसका विस्तार है 7 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितना? 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका विस्तार है। कहां से कहां तक है? सतपुड़ा के दक्षिण में है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से लगा हुआ है। इसके मध्य में इसका विस्तार है। और यदि पूछा जाए कि कितने में है तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं कि आखिर इस पठार का निर्माण हुआ कैसे।
तो इस पठार का निर्माण जो क्रिटेशियस पूर्व क्रिटेशियस में तथा टर्सरी युग में जब ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे हमारे प्रायद्वीपीय भारत में, तो जब यहां ज्वालामुखी विस्फोट हुए तो ज्वालामुखी विस्फोट से लावा पृथ्वी के धरातल पर आया। क्या हुआ, यहां से जो अंदर होता है उसको मैग्मा कहते हैं, और जब ये मैग्मा बाहर आया तो लावा पृथ्वी के धरातल पर क्या हो गया, जम गया, ठंडा होकर जम गया। तो इसी लावा के जमने से जिस पठार का निर्माण हुआ है उसे क्या कहते हैं, हम दक्कन का पठार कहते हैं। अर्थात इस लावा के जमने से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि ये जो दक्कन का बेसाल्ट की चट्टानें होती हैं, बेसाल्टों की चट्टानों के अपक्षय अपरदन से या इसके टूट फूट से ही कौन सी मृदा का निर्माण होता है, काली मृदा का निर्माण होता है। तो दूसरा प्रश्न यदि पूछा जाए कि काली मृदा का क्षेत्र कहां पर है, तो जो भी दक्कन का क्षेत्र होगा वो काली मृदा का क्षेत्र होगा। क्लियर है। तो दूसरी विशेषता क्या है कि यह काली मृदा से क्या है, परिपूर्ण है। तीसरी विशेषता की बात करें तो इसका हम देखेंगे क्षेत्र की आखिर ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है। तो यदि हम राज्यों का अध्ययन करें कि आखिर किन किन राज्यों में आएगा, तो इसके क्षेत्र के आधार पर ही हम देखते हैं कि ये कहां से कहां तक फैला है, ऐसे फैला हुआ है। क्लियर है। तो यहां पर क्या थोड़ा सा गुजरात का भाग आ जाएगा, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का भाग आ जाएगा, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का भाग आ जाएगा। क्लियर है। थोड़ा सा ये और थोड़ा यहां है तो यहां पर थोड़ा सा इसका आंध्र प्रदेश का भाग भी आ जाएगा, और थोड़ा सा भाग आ जाएगा कर्नाटक का, और महाराष्ट्र का इसमें पूरा भाग आ जाता है। क्लियर है। क्या क्या, यदि इसके क्षेत्र विस्तार की बात करें कि कहां से कहां तक है, तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में फैला हुआ है। यदि इसके अन्य नामों को कहा जाए तो इसे महाराष्ट्र का पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र का पठार भी कहा जाता है। जो इसका पूर्वी भाग होता है ये वाला, इसे कहा जाता है विदर्भ। क्या कहा जाता है, विदर्भ। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना है कि जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, वहां पर काली मृदा की प्रधानता पाई जाती है और 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यदि इसका क्षेत्र विस्तार देखें तो उत्तर में इसके सतपुड़ा पर्वत है, पश्चिम में इसके कौन सा है, पश्चिमी घाट, और पूर्व में पूर्वी घाट है। और यदि हम बात करें कि इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे महाराष्ट्र के पठार के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो पूर्वी भाग है वो विदर्भ कहलाता है। तो ये तो क्या हुआ, दक्कन के पठार के विषय में विशेषताएं हुई। अगला पठार है हमारा छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार। जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया था कि जो दक्कन का पठार था, दक्कन के पठार के पूर्व की ओर यहां पर ये जो झारखंड वाला क्षेत्र है, यहां पर एक पठार विस्तृत है जिसे क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर की पठार की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे भारत का रूर कहा जाता है। अब भारत का रूर क्यों कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश। और ये क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर खनिज संसाधनों की क्या होती है, परिपूर्णता होती है। अर्थात यहां पर खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है कि भारत का रूर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, छोटे नागपुर के पठार को कहते हैं। कहां पर स्थित है ये, तो ये स्थित है झारखंड में। कहां पे है, झारखंड में है। क्लियर है। अब झारखंड में भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं जहां पर ये विस्तृत है। जैसे कि झारखंड के अंतर्गत आता है पलामू, धनबाद। क्या क्या आता है, पलामू, धनबाद, हजारीबाग और रांची। तो इतने क्षेत्रों में यह विस्तृत है। झारखंड के अंतर्गत जो पलामू है, धनबाद है, हजारीबाग है और रांची है, इनके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार क्या है, विस्तृत है।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि रांची का झारखंड का पठार कहां कहां फैला हुआ है, सॉरी छोटा नागपुर का पठार कहां कहां फैला हुआ है झारखंड में, तो पलामू, धनबाद, हजारीबाग और रांची में फैला हुआ है। रांची के पठार की एक और विशेषता है, जो रांची का पठार है ये इसी के अंतर्गत आता है, और इसकी विशेषता यह है कि ये भारत की संप्राय भूमि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संप्राय भूमि का। क्या होती है संप्राय भूमि? पहले हम इसका अध्ययन कर चुके हैं, एक बार और मैं बता देता हूं कि जब कभी नदियों के मार्ग में कोई उच्च भूमि आ जाती है या उठा हुआ टीला आ जाता है, तो इस टीले के अपर्दन से, किसके? टीले के अपर्दन से जिस मैदान का निर्माण होता है, अर्थात यदि इस टीले को समतल में परिवर्तित कर दिया जाए, तो समतल में परिवर्तित करने के बाद जिस मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? संप्राय मैदान कहा जाता है। और संप्राय मैदान का उदाहरण क्या है? तो छोटा नागपुर का पठार भी आ जाता है कभी कभी, और यदि और ज्यादा पूछ ले तो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आने वाला रांची का पठार इसका क्या है? उदाहरण है। अब यदि हम बात करें कि छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, ये भी इसकी विशेषता है कि आखिर यहां पर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। तो छोटे नागपुर के पठार के अंतर्गत यदि हम नदियों का अध्ययन करें तो इसमें महानदी, सोन नदी, दामोदर नदी और स्वर्ण नदी, कौन कौन सी? महानदी, दामोदर नदी, सोन नदी और स्वर्ण, ये नदियां क्या होती हैं? प्रवाहमान होती हैं। तो क्या क्या देखा हमने? हमने देखा कि छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश कहा जाता है या भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि यहां पर खनिज संसाधनों की प्रचुरता पाई जाती है। यदि इसका विस्तार देखा जाए तो इसका विस्तार झारखंड में है, और झारखंड के अंतर्गत आने वाली पलामू की पहाड़ी, हजारीबाग, धनबाद या रांची के अंतर्गत, जो रांची के पठार हैं इसके अंतर्गत ही वो आते हैं। और रांची के पठार जो उदाहरण है वो किसका है? संप्राय भूमि का उदाहरण है। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। अब यदि हम इसकी चट्टानों की बात करें तो यहां पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो यहां पर यदि हम चट्टानों के प्रकार की बात करें तो वो ग्रेनाइट नीस प्रकार की होती हैं। ग्रेनाइट नीस प्रकार की यहां पे चट्टानें पाई जाती हैं। यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि छोटा नागपुर के पठार में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो ग्रेनाइट नीस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। क्लियर है? कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? ग्रेनाइट नीस प्रकार की। अब इसके अंतर्गत अगर खनिज संसाधन जो आते हैं, हमने देखा कि इसे भारत का रूर कहा जाता है। खनिज संसाधन की दृष्टि, अर्थात खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में होने के कारण इसे रूर कहते हैं। तो आखिर कौन कौन से खनिज संसाधन होते हैं? तो यहां पर सबसे ज्यादा यदि बात की जाए तो अभ्रक, बॉक्साइट और कोयले के बहुत अधिक भंडारण पाए जाते हैं। ये तीन जो खनिज हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? अभ्रक, बॉक्साइट और कोयला। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बॉक्साइट किन किन राज्यों में पाया जाता है, अभ्रक किन किन राज्यों में पाया जाता है, कोयला किन किन राज्यों में पाया जाता है, तो आपको पता है कि छोटे नागपुर के पठार के अंतर्गत ये खनिज पाए जाते हैं। तो और छोटा नागपुर पठार किसके अंतर्गत आता है? छोटा नागपुर का पठार झारखंड के अंतर्गत आता है। तो आप आंखें बंद करके पहला राज्य तो कोई भी लिख देना, आप क्या लिख देंगे? झारखंड। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता, इससे लगे हुए राज्यों में क्या होते हैं? इन खनिज संसाधनों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यह कब है? जब आपको प्रश्न याद ना हो, मतलब इसके आंसर याद ना हो, आपको नहीं पता कि कौन सा खनिज कहां किस राज्य में पाया जाता है, लेकिन आप पठार के आधार पर, उसके आसपास के क्षेत्र के आधार पर यह निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा खनिज संसाधन कहां पाया जाता है। तो छोटा नागपुर के पठार में क्या क्या पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है और कोयला पाया जाता है। यदि हम वन संपदा की दृष्टि से देखें तो वन संपदा की दृष्टि से भी क्या होता है? परिपूर्ण होता है। यहां पर वन भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्या हुआ? ये हमारा छोटा नागपुर का पठार हुआ। अब छोटे नागपुर के पठार के बाद हम अध्ययन करते हैं किसका? तीसरे नंबर पर मेघालय या मेघालय मिक्र श्रेणी का। किसका करेंगे? मेघालय या मेघालय मिक्र श्रेणी का। ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये है, यहां पर मेघालय राज्य है और यहां पर एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है जिसे बोला जाता है मेघालय मिक्र श्रेणी या मेघालय का पठार। इसका नाम क्या है? इसको मेघालय का पठार भी बोला जाता है या
इसे ही मेघालय क्या कहा जाता है? मेघालय मिकिर श्रेणी कहा जाता है। तो यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेघालय का पठार क्या है, मेघालय की मिकिर श्रेणी कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेघालय राज्य है, मेघालय राज्य के अंतर्गत आने वाला पठार या उसके अंतर्गत आने वाली श्रेणी ही मेघालय का पठार, ये मेघालय की श्रेणी कहलाती है। अब यदि हम बात करें कि ये इसकी विशेषता क्या है, तो जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के ही अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, तो ये कहां तक ऐसे फैला हुआ है? छोटा नागपुर का पठार भी इसके अंतर्गत आ रहा है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी इसके अंतर्गत आ रहा है। तो भारत के दक्षिण में जितना भी फैला हुआ है इसे प्रायद्वीपीय भारत का पठार या दक्षिण का पठार कहा जाता है। तो इसकी जो आउटलाइन होती है, जो बहरसई भाग होता है, वो क्या कहलाता है? मेघालय का पठार। मतलब इसकी अंतिम श्रेणी क्या कहलाती है? मेघालय का पठार कहलाती है। यहां पर बहुत सारी घाटियां होती हैं, बहुत सारे भ्रंश होते हैं, और उन्हीं भ्रंशों में एक कहलाता है मालदा भ्रंश या मालदा गैप, जिसके द्वारा यह प्रायद्वीपीय भारत से क्या होता है? अलग होता है। कौन सा? मेघालय का पठार। ध्यान रखना है आपको। तो ये किस गैप के द्वारा अलग होता है? मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। ये ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है कि मेघालय का पठार या पूर्वोत्तर भारत भारत से किस गैप के द्वारा अलग होता है, तो उसका नाम है मालदा गैप, अर्थात मालदा गैप के द्वारा यह भारत से अलग होता है। और यदि पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत से मेघालय का पठार किस गैप के द्वारा अलग होता है, तो उसका आंसर भी क्या होगा? मालदा गैप होगा। ध्यान रखेंगे। दूसरा, मैंने आपको बताया कि ये क्या है? वहरसई भाग है। क्या है? वहरसई भाग। किसका है ये? वहरसई भाग है प्रायद्वीपीय भारत का, वहरसई भाग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और विशेषताओं की बात करें तो इसकी जो सीमा है, जो मेघालय का पठार है, इसकी यदि हम पूर्वी सीमा और पश्चिम सीमा की बात करें कि किन नदियों के द्वारा उसका निर्धारण होता है, तो इसकी पूर्वी सीमा जो होता है ये वाला, ये किसके? धनसिरी, एक नदी है धनसिरी, उसके द्वारा निर्धारित होता है। और जो पश्चिमी सीमा है, जो पश्चिमी सीमा बनाती है, वो बनाती है सिंगी मारी नदी। कौन सी नदी? सिंगी मारी नदी। ये ध्यान रखना है आपको कि मेघालय के पठार की पूर्वी सीमा धनसिरी नदी बनाती है और पश्चिमी सीमा का निर्धारण सिंगी मारी नदी करती है। क्लियर हुआ? कौन कौन सी? पूर्वी सीमा धनसिरी और पश्चिमी सीमा सिंगी मारी नदी के द्वारा निर्धारित होती है। अब यहां की पहाड़ियों की बात करें तो पहाड़ियों में भी इसको दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है पश्चिमी भाग और एक बांटा गया है पूर्वी भाग। हम देख लेते हैं कि मेघालय के पठार के अंतर्गत पश्चिमी भाग में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं और पूर्वी भाग में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं। इस तरफ ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी, और ये क्या हो जाएगा? पूर्वी। यदि हम पश्चिमी पूर्वी की बात करें तो पूर्वी भाग जो होगा, पूर्वी भाग में बहुत सारी हैं, जैसे कि आपने खासी, जैंतिया, ये पहाड़ियां पड़ी होंगी, तो इसमें खासी आती है। ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया पड़ी कि नहीं पड़ी? तो गारो, खासी, जैंतिया में यहां पर जो पश्चिमी है, पश्चिमी में क्या आएगी आपकी? एक तो खासी आएगी। इसके पूर्वी भाग की बात करें तो यहां पर आती हैं गारो की पहाड़ियां। कौन सी आती हैं? गारो की पहाड़ियां। और गारो के बाद जो खासी, जैंतिया और मिकिर श्रेणियां आती हैं वो इसके पश्चिमी भाग में आती हैं। कौन कौन सी? खासी, जैंतिया और मिकिर श्रेणी। जो मिकिर श्रेणी है इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। हमने क्या देखा था अभी? मेघालय मिकिर। यहां क्या पढ़ रहे थे हम? उसमें लिखा था हमने मेघालय मिकिर श्रेणी। तो मेघालय में जो मिकिर है वो क्या है? ये जो इसकी पहाड़ी होती है जो पश्चिमी ओर में, पश्चिम की ओर में स्थित होती है, यहां पर वही है। और मिकिर पहाड़ी जो है वो तीन ओर से किससे? मैदानों से घिरी हुई है। तीन ओर क्या है? वहां पर मैदान है। और इसका जो दक्षिणी सिरा कहलाता है, जो दक्षिण सिरा कहलाता है, उसे कहा जाता है रेमांग पहाड़ी। क्या कहा जाता है? रेमांग पहाड़ी। तो ये आप इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि जो मिकिर श्रेणी है, ये रा बना हुआ है, टा नहीं है, मिकिर श्रेणी है, वो क्या है? सबसे पहले तो मेघालय के पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी है। यह तीन ओर से मैदानों से घिरी हुई है तथा इसकी जो दक्षिणी सीमा है या दक्षिण की पहाड़ी है उसे कहा जाता है रेमांग पहाड़ी।
यदि यहां के चट्टानों की विशेषताओं की बात करें कि यहां पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो जिस प्रकार की चट्टानों का अध्ययन हमने छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत किया था, उसी प्रकार की चट्टानें कहां पर पाई जाती हैं? मेघालय के पठार में पाई जाती हैं। अर्थात ग्रेनाइट नीस प्रकार की चट्टानें यहां पर पाई जाती हैं। यहां के निर्माण की बात करें कि आखिर इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो कैम्ब्रियन पूर्व की ग्रेनाइट नीस चट्टानें थीं, उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। क्लियर है? वर्तमान में जो टर्सरी युग है उसकी चट्टानों के निक्षेप भी इसमें देखे जाते हैं। ये चीज आप अलग से ध्यान रख लेना, पूछी नहीं जाती, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस नॉलेज के लिए याद रखना। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका? मेघालय मिकिर श्रेणी हुई। अब हम अध्ययन करते हैं इसके अगले पठार की, जिसके अंतर्गत हम करेंगे तेलंगाना का पठार, कि प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत तेलंगाना का पठार कहां पर आता है। तीसरा पठार कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना का पठार। तो तेलंगाना का पठार ना पढ़कर हम तेलंगाना के अंतर्गत आने वाले सारे पठारों का अध्ययन करेंगे। यदि हम तेलंगाना के अंतर्गत सारे पठारों का अध्ययन करें तो उसके अंतर्गत हमारे लिए तेलंगाना का भी पठार पढ़ना होता है और रायलसीमा का भी पठार पढ़ना होता है। यदि तेलंगाना के पठार की टोटली यदि हम तेलंगाना के अंतर्गत जो भी पठार आते हैं उनकी बात करें तो ये मुख्यतः समतल भूमि के भाग हैं। कैसे हैं? समतल भूमि के भाग कहलाते हैं। अब यदि हम तेलंगाना के अंतर्गत पठारों की बात करें तो ये दो भागों में बटे हुए हैं। एक भाग के अंतर्गत आता है आपका तेलंगाना का पठार, क्या आता है? तेलंगाना का पठार, और दूसरा आता है रायलसीमा का पठार। कौन सा आता है? रायलसीमा का पठार। अब यदि हम तेलंगाना की पठार की बात करें तो तेलंगाना का पठार उच्च भूमि का भाग होता है। कैसा होता है? उच्च भूमि, अर्थात पहाड़ी विशेषता वाला होता है। इसकी विशेषता क्या होती है? ये पहाड़ी क्षेत्र वाला है। क्लियर हुआ? कौन सा? तेलंगाना का पठार। इसकी विशेषता क्या है कि ये पहाड़ी विशेषता वाला है। और यहां पर जो गोलाश्म पाए जाते हैं, किसके? ग्रेनाइट के। तो यहां पर जो ग्रेनाइट के गोलाश्म पाए जाते हैं उनके बहुत बहुत निक्षेप हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थरों के निक्षेप हैं, गोलाश्मों के निक्षेप हैं। और इन्हीं गोलाश्मों के निक्षेप को यहां पर स्थानीय भाषाओं में कोंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंडा। क्या कहा जाता है? कोंडा। ये शब्द आपको ध्यान रखना है कि कोंडा क्या कहलाता है और कहां पर पाया जाता है। तो कोंडा क्या कहलाएगा आपका? जो तेलंगाना के पठार में बड़े बड़े गोलाश्मों का निक्षेप है। और गोलाश्म किसके होते हैं? ग्रेनाइट नीस के होते हैं। तो इनके निक्षेपों को ही क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? कोंडा कहा जाता है। बात करते हैं हम रायलसीमा के पठार की। तो इसकी विशेषता होती है कि यह समतल भूमि वाला भाग है। कैसा है? समतल भूमि वाला भाग। क्लियर है? कैसा है? समतल भूमि वाला भाग इसके अंतर्गत आता है। अब यदि इसका निर्माण करें तो पुरा कैम्ब्रियन काल में ही इसका निर्माण हुआ है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर के मध्य होती है। क्लियर है? किसकी ऊंचाई? रायलसीमा के पठार की। तो क्लियर हुआ? तेलंगाना के पठार के अंतर्गत हम तेलंगाना के पठार का अध्ययन करेंगे, रायलसीमा का पठार का अध्ययन करेंगे, अर्थात रायलसीमा उच्च भूमि का अध्ययन करेंगे। जो तेलंगाना का पठार था ये पहाड़ी विशेषता वाला था और यहां पर कुछ गोलाश्म पाए जाते हैं जो कि ग्रेनाइट नीस से निर्मित होते हैं। और इन गोलाश्मों के निक्षेप को स्थानीय भाषा में कोंडा कहा जाता है। बात हमने करी थी रायलसीमा के पठार की, तो यह समतल भूमि की विशेषता लिए हुए रहता है और इसका निर्माण भी पुरा कैम्ब्रियन काल के चट्टानों से हुआ है या पुरा कैम्ब्रियन काल में हुआ है। इसकी यदि ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर के मध्य पाई जाती है। क्लियर है? चलिए, यदि विस्तार की बात करें तो इसे ये तेलंगाना राज्य में ही है, इसलिए इसको तेलंगाना, इसका मैंने क्षेत्र थोड़ा लंबा लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत तेलंगाना पठार के कुछ भाग और आ जाते हैं। क्लियर है? तो इसका जो मुख्य विस्तार है वो तो तेलंगाना में है, लेकिन थोड़ा सा विस्तार आगे भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं कर्नाटक के पठार की, जो कि इसके दक्षिण में फैला हुआ है। दक्षिण के पठार का यदि हम विस्तार दक्षिण नहीं, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक के पठार की यदि हम बात करें, कर्नाटक का पठार, तो यह है कर्नाटक तथा कुछ भाग तमिलनाडु के भाग को लिए हुए। इसका विस्तार यदि हम बात करें तो विस्तार में क्या आ जाता है? कर्नाटक तो आ ही जाता है, साथ ही यहां का तमिलनाडु का भी कुछ भाग, केरल और तमिलनाडु का कुछ भाग इसमें आ जाता है।
किसका आ जाता है? केरल और तमिलनाडु का भी भाग इसमें आ जाता है। यह पठार अत्यधिक विच्छेदित है, मतलब यहां बहुत ही कटा फिटा है, कहीं पर ऊंचाई अधिक है, कहीं पर नीचाई अधिक है। तो ये क्या है? विच्छेदित है पठार। इसकी विशेषता क्या है? यह अत्यधिक विच्छेदित विशेषताओं वाला भी है। इसको भी दो भागों में बांटकर हम पढ़ लेते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक इसका उत्तरीय भाग की विशेषता देख लेंगे और एक इसके दक्षिणी भाग की विशेषता देख लेंगे। उत्तरीय भाग की बात करें तो इसका जो उत्तरीय भाग होगा वो कैसा है? उच्च भूमि वाला है। कैसा है? उच्च भूमि की विशेषता लिए हुए है। अब जब यहां का उच्च भूमि की विशेषता लिए है, आकृति में आपको दिख रहा है कि चौड़ाई में कैसा है? अधिक है, अर्थात यहां पर कैसी है? चौड़ाई अधिक है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है कि इसका जो उत्तरीय भाग है वो उच्च भूमि की विशेषता लिए हुए है तथा इसकी चौड़ाई कैसी है? अधिक है। और यहां पर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी नदियां? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी। क्लियर हुआ? अब यदि हम इसके दक्षिण भाग की बात करें तो जो दक्षिण भाग होता है वो कैसा है? अपेक्षाकृत सकरा भाग है। कैसा है? अपेक्षाकृत सकरा भाग है। और इस भाग को मैसूर का पठार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मैसूर का पठार। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि मैसूर का पठार कहां पर है तो क्या है? कर्नाटक में ही है। कर्नाटक और केरल की सीमा पर है थोड़ा सा। और ये क्या है? कर्नाटक के पठार का दक्षिणी भाग है। क्लियर है? अब यदि हम बात करें कि कर्नाटक के अंतर्गत और कौन कौन से पठार आते हैं तो एक तो हमने कर्नाटक का पठार पढ़ा, एक आता है धारवाड़ का पठार। क्या आता है? धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार जो है इसका निर्माण जो हुआ है वो परिवर्तित चट्टानों से हुआ है। परिवर्तित चट्टानों का मतलब क्या होता है कि मान लो आग्नेय चट्टान से इसका रूपांतरण किसमें हो गया? रूपांतरित चट्टानों में हो गया। और रूपांतर इससे किसमें हो गया? वो अवसादी में हो गया। अर्थात इस तरीके से जो चट्टानों में रूपांतरण हो रहा था उससे जिस चट्टान का निर्माण या जिस पठार का निर्माण हुआ है उसे कहते हैं धारवाड़ का पठार। और धारवाड़ का पठार किसके अंतर्गत आता है? तो वो कर्नाटक के अंतर्गत ही आता है। धारवाड़ के पठार के अंतर्गत ही आती है, इसकी जो दक्षिणी सीमा में है वहां पर बाबा बुदान की पहाड़ी आती है। क्या आती है? बाबा बुदान। क्या आती है? बाबा बुदान की पहाड़ी आती है। और बाबा बुदान की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। मतलब यहां पर लौह अयस्क के बहुत अधिक भंडारण पाए जाते हैं। कहां पर? बाबा बुदान की पहाड़ी में। और बाबा बुदान की पहाड़ी कहां पर आती है? ये मैसूर के पठार के अंतर्गत, धारवाड़ के पठार के अंतर्गत ही आती है। और इसी के उत्तरी सीमा में कौन सी है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां आती हैं। तो धारवाड़ का पठार हुआ किसके अंतर्गत आ रहा था? कर्नाटक के अंतर्गत आ रहा था। और हमने कर्नाटक के पठार का भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया। अगले यदि हम पठार की बात करें तो अगला पठार आता है प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत। कौन सा? दंडकारण्य का पठार। और दंडकारण्य के पठार की यदि हम विशेषता देखें कि इसका क्षेत्र विस्तार कहां पर है तो इसका क्षेत्र विस्तार यदि हम देखें तो ये थोड़ा सा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र आ जाएगा। क्लियर है? छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में रहेगा ये। इसके बाद यहां पे थोड़ा सा उड़ीसा का भी भाग आ जाता है इसमें। और नीचे आंध्र प्रदेश का भी इसमें भाग आ जाता है। किसमें? दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है, यदि इसका विस्तार पूछा जाता है तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। ये पठार भी विषम पठार है, अर्थात ये भी ऊंचा नीचा है। यहां पर जंगल अधिक पाए जाते हैं। ठीक है? दंडकारण्य के पठार में। और यहां पर उच्च भूमियां पाई जाती हैं। क्लियर है? क्या है? उच्च भूमियां। ये दो भागों में बटा हुआ। ये भी उत्तरीय भाग उच्च भूमि की विशेषता लिए हुए है और दक्षिणी भाग घाटियों की विशेषता लिए हुए है। क्लियर है कि जो इसके दक्षिण में है वहां पर घाटियां अधिक पाई जाती हैं और उत्तर में उच्च भूमियां पाई जाती हैं। तो ये विशेषताएं किसकी होती हैं? दंडकारण्य के पठार की होती हैं। दंडकारण्य के पठार की होती है। क्लियर हुआ? तो ये तो हुए मुख्य मुख्य पठार। और भी इसके पठार आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत। कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका मालवा का पठार भी आता है। ठीक
ठीक है। मालवा के पठार के बाद बुंदेलखंड का पठार भी आता है, बघेलखंड का पठार भी आता है, मध्य भारत का पठार भी आता है। तो ये पठार भी इसके अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा हम बस आकृति में समझ लेते हैं, भारत के मानचित्र में इसकी स्थिति समझ लेते हैं, इनकी विशेषताएं। आप जब मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के भूगोल में मध्य प्रदेश का जब भौगोलिक विभाजन होता है, भूआकृतिक विभाजन होता है, तो उसके अंतर्गत आने वाले पठारों को हम पढ़ते हैं। इन सभी पठारों की विशेषताएं हम वहां पर पढ़ेंगे। स्थिति के आधार पर यहां पर बता देता हूं कि आखिर मालवा का पठार मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र में आता है। यदि थोड़ा सा हम मध्य प्रदेश ही बना के देख लेते हैं कि ये कहां पर आएगा, ये मध्य प्रदेश है बीच में, तो इसका ये जो वाला भाग कहलाता है ये पूरा का पूरा मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। इसका जो उत्तर वाला भाग है ये किसके अंतर्गत आता है, ये मध्य भारत के अंतर्गत आता है, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। इसका जो उत्तर पूर्वी भाग होता है ये वाला, ये बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आता है, बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। तो इन पठारों की विशेषताएं हम मध्य प्रदेश के भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। बाकी प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आने वाले पठारों की विशेषताएं हमने यहां पर देखी। क्या क्या देखे हमने देखा यहां पर दक्कन के पठार की विशेषताएं, हमने छोटे नागपुर की विशेषताएं, छोटे नागपुर के पठार की विशेषताएं, मेघालय मिक्र श्रेणी की विशेषताएं, तेलंगाना के पठार की विशेषताएं, कर्नाटक के पठार की विशेषताएं और दंडकारण्य के पठार की विशेषताओं का अध्ययन किया। इसके साथ यह भी जाना कि प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत और कौन कौन से पठार आते हैं, तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और मध्य भारत का पठार भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर भारत का जो दक्षिण का पठार है, या दक्षिण के पठार के अंतर्गत इसको और किस नाम से जाना जाता है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार की विशेषताएं क्या क्या हैं। विशेषताएं भी पूछ ली जाती हैं कभी कभी कि इस पठार की विशेषताएं क्या हैं। जैसे कि हम लोगों ने हिमालय पढ़ा था, हिमालय की विशेषताएं देखी थी कि आखिर हिमालय की विशेषताएं क्या हैं, ये किस तरीके से भारत के लिए उपयोगी है। उसी तरीके से हमारे लिए जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी विशेषताओं का भी अध्ययन करना है कि आखिर प्रायद्वीपीय भारत किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है या किस तरीके से फायदेमंद है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा है कि यहां पर जितनी भी पहाड़ियां थीं, चाहे हम छोटा नागपुर के पठार की बात करें जिसे भारत का रूर कहा गया था, वहां भी खनिज संसाधनों की क्या थी, प्रचुरता थी। यदि हम कर्नाटक के पठार की बात करते हैं और कर्नाटक के अंतर्गत आने वाले धारवाड़ के पठार, और धारवाड़ में जो बाबा बुदान है, बाबा बुदान की पहाड़ी है जो कि लोहे अयस्क के लिए जानी जाती है। यदि हम दक्कन के पठार की बात करें जिसका निर्माण पृथ्वी के अंदर से निकले हुए मैग्मा या लावा के जमने से हुआ है, उसकी बात करें, या फिर हम बात करें मेघालय मिक्र श्रेणी की, तो ये जितने भी पठारी क्षेत्र हैं ये खनिज संपदा से परिपूर्ण है। अर्थात यदि इसकी विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता आ जाती है कि भारत के प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत धात्विक एवं अधात्विक दोनों ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं, खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, भरपूर मतलब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता इसकी यह होती है कि भारत का जो कुल कोयला है उसका 98% कोयला, 98% कोयला कहां पर, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ही पाया जाता है। किसके अंतर्गत पाया जाता है, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ही पाया जाता है। मृदाओं की बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आखिर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो यहां पर काली मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा, जिसे क्या कहा जाता है, रेंगुर मृदा भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या क्या कहा जाता है, काली मृदा भी कहा जाता है और रेंगुर मृदा भी कहा जाता है। कहां पर पाई जाएगी, प्रायद्वीपीय भारत में। और मैंने आपको बताया है कि प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण अलग अलग, कहीं पर आपको ग्रेनाइट नीस मिलेगा तो कहीं आपको बेसाल्ट मिलेगा, और ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों ही क्या हैं, लावा और मैग्मा के जमने से बनते हैं। और जब लावा या मैग्मा से बनेंगे तो उसके अपर्दन और विक्षेपण के द्वारा या उसके टूटन की क्रिया के द्वारा जिस मृदा का निर्माण होगा उसे काली मृदा या रेंगुर मृदा कहते हैं। काली मृदा और रेंगुर मृदा की विशेषता यह होती है कि इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, ये चिकनी होती है, ये चिपचिपी होती है। और यदि हम यहां पर अब
खाद्यान्नों की बात करें कि खाद्यान्न कौन कौन से होंगे, तो काली मृदा में क्या होता है, गन्ना अच्छी मात्रा में होता है, कपास होता है, गन्ना होता है, सोयाबीन होता है। तो इनकी भी क्या होगी, खाद्यान्नों की भी प्रचुर मात्रा पाई जाएगी। यदि इसकी हम चौथी विशेषता की बात करें तो चूंकि आपको पता है कि यह प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहां पे आ रहा है, ये वाला क्षेत्र आ रहा है, और यहां से एक रेखा जो भारत के मध्य से गुजरी है उसे बोलते हैं कर्क रेखा, और कर्क रेखा के नीचे वाला क्षेत्र कैसा होता है, उष्ण कटिबंधीय होता है। और यहां पर जो ये क्षेत्र आपको दिख रहा है ये कहलाता है पश्चिमी घाट। और भारत में जलवायु कैसी पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि कर्क रेखा के नीचे प्रायद्वीपीय भारत है, भारत का बहुत सारा हिस्सा है, और जो यहां पर जलवायु परिवर्तन होता है या यहां पर वर्षा होती है वो कर्क रेखा में यहां पर उच्च दबाव के कारण, निम्न दबाव के, लो प्रेशर के कारण, निम्न दबाव के कारण ही होती है। जब यहां पर निम्न दबाव का क्षेत्र आता है तो जो यहां पर दक्षिण भारत के यहां पर क्या चलती हैं, व्यापारिक हवाएं चलती हैं। ये व्यापारिक पवनें क्या हो जाती हैं, निम्न दबाव के कारण भारत की ओर आकर्षित हो जाती हैं, और इनका रूप क्या हो जाता है, इनका रूप हो जाता है दक्षिण पश्चिमी। तो जब ये भारत में प्रवेश करती हैं तो दक्षिण पश्चिमी मानसून कहलाता है, और चूंकि इसके द्वारा हो रहा है, कर्क रेखा के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। तो जैसे ये प्रवेश करता है तो जो पश्चिमी घाट होता है यहां पर भारी भरकम क्या कराता है, बारिश कराता है। तो एक तो यहां पर गर्मी भी पड़ रही है, दूसरा यहां पर वर्षा भी हो रही है। तो यहां पर जो वन संपदा है वो कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाएंगे। कैसे वन पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्णपाती क्या होता है। पर्णपाती का मतलब यह होता है कि ऐसे वृक्ष जो एक सीजन में या एक समय में अपने पत्ते गिरा देते हैं और एक समय में हरे भरे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पर्णपाती होते हैं। अब ये पत्ते क्यों गिरा देते हैं, मन में एक प्रश्न और आया होगा कि आखिर पेड़ अपने पत्ते क्यों गिरा देते हैं। तो जब कभी, मैंने क्या बताया, प्रायद्वीपीय भारत, यहां पर गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती है, तो जब कभी गर्मियों में गर्मी अधिक होती है तो ये पेड़ जो होते हैं अपने पास जल का संचय करके रखते हैं। तो इस जल का उपयोग कम से कम हो। अब कम से कम कैसे हो, आपको मैं बता दूं कि जो पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं, पेड़ों की पत्तियां क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, और यहीं से जो उसके अंदर पानी होता है उसका क्या करती हैं, वाष्प उत्सर्जन करती हैं। तो वाष्प उत्सर्जन कम हो, कम से कम पानी में अपना भरण पोषण हो सके, अपनी जीवन की यात्रा पूरी हो सके, इसके लिए क्या करते हैं, इन पत्तियों को ही गिरा देते हैं कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, कि जब पत्ते ही नहीं रहेंगे तो पानी का वाष्प उत्सर्जन कैसे हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या कहलाते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाते हैं। और इनकी प्रचुरता कहां पर पाई जाती है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत में ही पाई जाती है। और एक बात और बता दूं कि जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं इनके अंतर्गत सागौन, शीशम, साल ये वृक्ष आते हैं, और ये क्या होते हैं, इमरती लकड़ियां प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, इमरती लकड़ियां। अब सोच रहे होंगे इमरती क्या चीज है। इमरती वो चीज कहलाती है, खाने वाली इमरती नहीं, ये इमरती लकड़ियां हैं, अर्थात जो क्या बोलते, आर्थिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती हैं, जिनके सोफे, पलंग या कोई वस्तुएं बनाई जाती हैं, मजबूत वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो वो लकड़ियां क्या कहलाती हैं, इमरती लकड़ियां कहलाती हैं। तो ये क्या होते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों से भी परिपूर्ण होते हैं। यहां पर जलवायु के कारण यहां पर एक विशेषता और होती है कि वन संपदा के साथ साथ जीव जंतु भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं और विभिन्न मात्राओं में पाए जाते हैं। अर्थात यहां पर जैव विविधता कैसी होती है, जैव विविधता अधिक होती है। इसलिए पश्चिमी घाट को किसके अंतर्गत भी शामिल किया गया, हॉटस्पॉट के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। तो ये तो क्या हुई, ये प्रायद्वीपीय भारत की विशेषताएं हुई। ये भाग हम पढ़ रहे थे भारत का बहुत भू आकृतिक विभाजन के अंतर्गत जो हमारा दक्षिण का पठार था उसकी विशेषताओं का अध्ययन था। ये क्या पढ़ रहे थे हम, दक्षिण के पठार की विशेषताओं को। अब हम भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भारत के भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत या भू आकृतिक विभाजन के अंतर्गत इसका जो चौथा भाग था जिसके अंतर्गत
इसके तटीय मैदानों का अध्ययन करना है, उसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, इसके तटीय मैदानों का अध्ययन करेंगे, और तटीय मैदानों में पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदानों का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन में हम यह भी देखेंगे कि पूर्वी तटीय मैदानों को किन किन भागों में विभाजित किया गया है और पश्चिमी तटीय मैदानों को किन किन भागों में विभाजित किया गया है। साथ ही हम वहां पर पाए जाने वाले बंदरगाहों का भी अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।